आज हम जानेंगे इंजन कैसे बनते हैं और उसकी प्रक्रिया विधि इत्यादि। इंजन बनाने की संभावनाएं भी तलाशेंगे। ये भी चर्चा करेंगे ईंधन मुक्त इंजन बनाना संभव है या नहीं। आप बने रहे आखिर तक ये जानने के लिए कि आज तक ईंधन खपत करती इंजनों से बढ़कर कुछ और तैयार किया है या नहीं। फ्लाई व्हील और स्प्रिंग के संयोजन का उपयोग करते हुए एक संतुलित प्रणाली बनाने की अवधारणा दिलचस्प है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यह नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फ्लाई व्हील और स्प्रिंग ऊर्जा का भंडारण और परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वे नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। एंट्रोपी का सिद्धांत यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यह नियम बताता है कि हर ऊर्जा रूपांतरण में कुछ ऊर्जा हमेशा खो जाती है, आमतौर पर गर्मी के रूप में। इसलिए कोई भी मशीन जो ऊर्जा रूपांतरण पर आधारित है, अंततः ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो देगी और रुक जाएगी। फ्लाई व्हील और स्प्रिंग का संयोजन फ्लाई व्हील यह एक घूर्णी यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को घूर्णन गति के रूप में संग्रहित करता है। जब फ्लाई व्हील को गति दी जाती है तो यह ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे धीरे धीरे छोड़ता है जब उसकी गति कम होती है। स्प्रिंग एक यांत्रिक ऊर्जा भंडार है जो संपीड़न या खिंचाव द्वारा ऊर्जा को संग्रहित करता है। जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाता है तो वह संग्रहित ऊर्जा को छोड़ता है और यह ऊर्जा फ्लाई व्हील को गति देने में मदद कर सकती है। फ्लाई व्हील पर स्प्रिंग की शक्ति का संतुलन। यदि आप फ्लाई व्हील की परिधि के चारों ओर स्प्रिंग को नियमित रूप से संतुलन में रखते हैं और फ्लाई व्हील को गति देते हैं तो यह संभवतः फ्लाई व्हील को घूर्णन ऊर्जा प्रदान करेगा। यह प्रणाली इस प्रकार कार्य करेगी। स्प्रिंग का संपीड़न और विस्तार। जब फ्लाई व्हील घूमेगा तो स्प्रिंग संपीड़ित या विस्तारित होगा और उसकी यांत्रिक ऊर्जा फ्लाई व्हील में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे फ्लाई व्हील को अतिरिक्त गति प्राप्त हो सकती है। फ्लाई व्हील की गति। फ्लाई व्हील की गति शुरू में तेज हो सकती है क्योंकि स्प्रिंग से मिलने वाली ऊर्जा उसे धक्का देती है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग अपनी सारी ऊर्जा छोड़ देगा फ्लाई व्हील की गति धीमी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि अब उसे कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा हानि। यांत्रिक सिस्टम में हमेशा कुछ ऊर्जा हानि होती है, जैसे कि घर्षण, हवा का प्रतिरोध और तापमान का असर। ये ऊर्जा हानियां फ्लाई व्हील की गति को धीरे धीरे कम कर देंगी। शुरुआत में फ्लाई व्हील और स्प्रिंग का संयोजन कार्य कर सकता है और कुछ समय के लिए गति को बनाए रख सकता है, लेकिन अंततः सभी ऊर्जा हानियों के कारण फ्लाई व्हील की गति रुक जाएगी। निष्कर्ष। स्प्रिंग के साथ फ्लाई व्हील को संतुलन में रखने से आप कुछ समय के लिए गति को बनाए रख सकते हैं, लेकिन यह अनंतकाल तक नहीं चल सकता। वास्तविक दुनिया में ऊर्जा की हानि को देखते हुए इस प्रकार की प्रणाली अंततः रुक जाएगी। निरंतर गतिशीलता प्राप्ति के ये पद्धति सही नहीं है। हाँ, एक सीमा तक कार्य योग्य है और परपेचुअल मोशन को प्राप्त करना असंभव होगा। यह अवधारणा उन सीमाओं के भीतर ही काम करेगी जो थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का पालन करती हैं। अब आते हैं इंजन बनाने की प्रक्रिया की ओर। इंजन यानी एक ऐसा उपकरण है जो ईंधन से यांत्रिक ऊर्जा खड़ी करती है। जैसे कोयले से ट्रेन चलते हुए देखा होगा आपने। दरअसल इसमें कोयले आग लगाई जाती है और आग से पानी उबाला जाता है। उबले हुए पानी से जमा भाप से दबाव उत्पन्न की जाती है और उसी दबाव के बल यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से ट्रेन की चक्का घुमाया जाता है, जिससे हमें ट्रेन दौड़ती नजर आती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी ईंधन तथा उपकरणों के माध्यम से लगातार घूर्णन गति प्राप्त करना इंजन बनाने की असल उद्देश्य है।
अब इस स्प्रिंग से कर सकते हैं तो भी ठीक, मैग्नेट से कर सकते हैं तो भी ठीक, ईंधन खपत से कर सकते हैं तो भी ठीक। मैग्नेट का उपयोग करके लगातार घूर्णन गति, परपेचुअल मोशन प्राप्त करना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं या किसी वस्तु को गति में ला सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा स्रोत खुद ही ऊर्जा की खपत करते हैं और लगातार काम करने के लिए बाहरी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए एक बार सेटअप के बाद बिना किसी बाहरी ऊर्जा के सतत घूर्णन गति बनाए रखना संभव नहीं है। इस प्रकार के सिद्धांत, जिन्हें परपेचुअल मोशन मशीन्स कहा जाता है, थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसमें ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा के रूपांतरण की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसलिए केवल मैग्नेट के आधार पर सतत और अनंत गति का निर्माण करना व्यावहारिक या वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन एक हद तक के लिए मुमकिन है। कुछ समय तक के लिए मुमकिन है। जहां तक मुमकिन है उसी सीमा की रिपीटेशन असंभव नहीं है। जैसे घड़ी काम करती है, मैन स्प्रिंग की ऊर्जा हेयर स्प्रिंग तक खपत होने के लिए 36 घंटे लगते हैं। 36 घंटे के लिए मुफ्त का ऊर्जा मिलती है और इसी की रिपीटेशन से घड़ी जिंदा भी रहती है। हम समझाना चाह रहे हैं 36 को 360 भी किया जा सकता है। 360 किए जाना संभव है तो 3600 और उसके बाद 360000 भी संभव है। कोशिश करते रहना चाहिए। हर असंभव भी संभव होना मुमकिन है। किसी यंत्र को निरंतर गतिशील बनाना बुनियाद से जिस ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम संतुलन में तय कर लें, फिर ये कोई बड़ी काम नहीं है। भौतिकी माध्यम परिचय के लिए गणित बराबर रहनी चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। और एक बार घूर्णन सफल हो गया तो बहुत कुछ किया जाना संभव है। आपने क्रिकेट खिलाड़ी को देखते ही है, जिसने बल फेंका उसके द्वारा उसी बल को बाउंड्री के बाहर फेंकना संभव नहीं है, लेकिन एक ने फेंका बैट के लिए, बैट द्वारा उसी बल को बाउंड्री के बाहर कहां तक भी फेंक देने की सक्षमता है। इस नियम को ऊर्जा वृद्धि की क्षेत्र में नियंत्रीकरण से व्यवहार में लिया जा सकता है, जिससे ईंधन मुक्त इंजन बनाने के लिए सहायक हो सकता है। असंभव नहीं है। ईंधन मुक्त इंजन बनाना संभव है, बना रहे हैं। वो इस प्रकार है। सिद्धांत और डिजाइन। 1. आवश्यकता और उद्देश्य का निर्धारण। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि इंजन किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, जैसे कि वाहन, विमान या उद्योगों में इस्तेमाल के लिए। 2. प्रकार का चयन। इंजन किस प्रकार का होगा, जैसे आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कॉम्बशन इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर या हाइब्रिड इंजन। 3. डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंजन के विभिन्न हिस्सों का डिजाइन तैयार किया जाता है। इसमें सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व और अन्य महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। B. सामग्री का चयन। 1. सामग्री का चयन। इंजन के विभिन्न हिस्सों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का चयन किया जाता है, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम आदि। यह चयन इंजन की स्थायित्व, तापमान सहनशीलता और भार उठाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। C. निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। 1. ढलाई, कास्टिंग और फोर्जिंग। सिलेंडर, ब्लॉक, हेड और अन्य बड़े हिस्सों को ढलाई के माध्यम से तैयार किया जाता है। छोटे और मजबूत हिस्सों को फोर्जिंग के माध्यम से बनाया जाता है। 2. मशीनिंग। इंजन के घटकों को उच्च सटीकता के साथ मशीनिंग CNC मशीनों के द्वारा आकार दिया जाता है। 3. असेंबली। सभी घटकों को सही क्रम में जोड़ा जाता है। असेंबली प्रक्रिया में टॉर्क विनिर्देशों के अनुसार बोल्टिंग, फिटिंग और सीलिंग शामिल है।
डी परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण। एक दबाव और तापमान परीक्षण। इंजन को विभिन्न दबाव और तापमान स्थितियों में चलाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। दो प्रदर्शन परीक्षण। इंजन के प्रदर्शन, शक्ति और ईंधन की दक्षता की जांच की जाती है। तीन समायोजन और ट्यूनिंग। परीक्षण के परिणामों के आधार पर इंजन को समायोजित और ट्यून किया जाता है ताकि यह बेहतर तरीके से काम कर सके। एक नया इंजन कैसे डिजाइन किया जाता है? एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। एक नई इंजन के लिए पहला कदम इसकी आवश्यकता को समझना है। इसमें इंजन के आकार, शक्ति, ईंधन प्रकार और उपयोग का निर्धारण किया जाता है। बी प्रारंभिक डिजाइन को कागज पर स्केच किया जाता है और उसकी अवधारणा का विकास किया जाता है। दो प्रोटोटाइप निर्माण यानी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ए प्रारंभिक डिजाइन के आधार पर इंजन का एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। बी प्रोटोटाइप का परीक्षण करके इसकी ताकत, कमजोरी और कार्यक्षमता का आकलन किया जाता है। तीन सिमुलेशन और विश्लेषण यानी सिमुलेशन एंड एनालिसिस। एक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंजन की डिजाइन का सिमुलेशन किया जाता है। इससे इंजन के प्रदर्शन, थर्मल दक्षता और स्ट्रेस एनालिसिस की जानकारी मिलती है। बी सिमुलेशन के परिणामों के आधार पर डिजाइन में सुधार किया जाता है। चार उत्पादन और निर्माण यानी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ए अंतिम डिजाइन तैयार होने के बाद बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए सामग्री का चयन और उत्पादन की योजना बनाई जाती है। बी उत्पादन प्रक्रिया में असेंबली लाइन का उपयोग किया जाता है, जहां इंजन के विभिन्न घटकों को एकत्रित किया जाता है और एक पूरी इंजन तैयार की जाती है। पांच परीक्षण और प्रमाणीकरण यानी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। एक नया इंजन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाता है। डी प्रमाणीकरण के बाद इंजन को बाजार में लॉन्च किया जाता है। 6 सुधार और विकास यानी इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। एक बाजार से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर इंजन में सुधार और विकास जारी रहता है ताकि यह उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार और भी बेहतर तरीके से कार्य कर सके। इंजन का निर्माण और डिजाइनिंग एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी सिद्धांतों का समावेश होता है। एक नया इंजन बनाने के लिए गहन ज्ञान, अनुसंधान और परीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि आप इंजन निर्माण में रुचि रखते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अनुसंधान में शामिल होना एक अच्छा पहला कदम हो सकता है।